हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार विषय की, और उसमें हमने यूनिट 1 में देशी व्यापार को भली भांति समझ लिया है। आज हम उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए जो उसका दूसरा चैप्टर है, बीजक, विक्रय विवरण एवं हिसाब विवरण आदि बनाना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर थोड़ा लेंदी है और इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो लगेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीजक के बारे में। बीजक क्या होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट शामिल होता है। आज हम एक उदाहरण भी देखेंगे बीजक कैसे बनाया जाता है। हालांकि आज मैं आपको बीजक बनाना नहीं सिखाऊंगा, केवल एक उदाहरण डिस्कस करूंगा। ठीक, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, बीजक हमने पिछली क्लास में भी समझा था। मैंने आपको बताया था बीजक क्या होता है, इनवॉइस होता है। कौन बनाता है इसको? विक्रेता बनाता है। ठीक, विक्रेता बनाता है। और इनवॉइस का सही मायने में अर्थ क्या है? बिल। जब भी आप उधारी में माल किसी को बेचते हैं तो जो बिल तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। ठीक, आप चाहें तो एक व्यवस्थित परिभाषा समझ सकते हैं। जो मैंने आपको परिभाषा दी वो तो मेरे शब्दों में थी। अब J.L. हैंसन जी ने एक परिभाषा दी है बीजक की। बीजक एक व्यापारिक प्रलेख होता है जो माल के विक्रय के पश्चात विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि जब माल आपका उधार बिकेगा तभी आप बीजक बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर उधार बिकेगा तो बीजक बनेगा, लेकिन अगर माल नगद बिक रहा है तो क्या बनेगा? नगद माल अगर बिकता है तो उसके लिए तैयार की जाती है कैश मेमो। ठीक है, उसके लिए बीजक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, या सिंपली उसको हम बिल कह सकते हैं। ठीक, उसको हम इनवॉइस नहीं कहते। इनवॉइस किसको कहते हैं? हम जो उधार में माल बेचा गया उसके लिए भेजी जाती है। हो सकता है उसके लिए कुछ एडवांस प्राप्त हो गया हो, लेकिन बाकी पेमेंट अभी हमारा बाकी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो बीजक में होता क्या है? बीजक में सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई एक जो विक्रेता है वो अपने क्रेता तक जो सामान उसने भेजा है, तो जो भी उसने गुड्स भेजा है उसकी डिटेल्स होती है। ठीक, क्योंकि देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल जाएगा। ठीक, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हो। कहने का मतलब ये है कि माल मांगा कुछ और गया था, भेज दिया गया कुछ और। गलती इंसान से ही होती है ना, किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। ठीक है, तो इसमें गुड्स की डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसकी बात होगी। ठीक है ना, किस क्वालिटी का भेज रहा है, उसकी किस्म क्या है उसकी बात होगी। ठीक है, उसका रेट कितना है उसकी बात होगी। इसके अलावा उसके ऊपर कितना ट्रेड डिस्काउंट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापारिक कटौती, वो कितनी है। ठीक, वो सारी डिटेल यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ बीजक में होती हैं। देखिए, विक्रेता का नाम व पता, ऑब्वियसली बात है जो व्यक्ति भेज रहा है उसका नाम व पता, तिथि आगे वे किस डेट को हो रहा है, क्रम संख्या, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति से कई बार डील करते हैं और आप दिन भर में कई लोगों से भी डील करते हैं, तो आप अगर उसमें क्रम संख्या बना के रखेंगे तो आपको बाद में खोजने में आसानी होगी, इसलिए क्रम संख्या डाल देते हैं। आदेश पत्र संख्या, जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बीजक बनाते हैं। जो क्रेता ने आपको ऑर्डर दिया था तो उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं, मिलान करने में बाद में सुविधा होगी आपको। क्रेता ग्राहक का नाम व पता, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम व पता इसमें आ गया। माल क्या क्या भेजा जा रहा है उसका नाम आ गया। शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, शूज़ हैं, किताबें हैं, कुछ भी हो सकता है। उसकी किस्म क्या है, मात्रा क्या है, यानी कितनी क्वांटिटी है। चीनी भेज रहे हैं तो कितने किलो भेज रहे हैं, कपड़े भेज रहे हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह। माल की दर यानी रेट आ गई प्रति इकाई। देखिए, पर प्रोडक्ट, पर पीस, पर आइटम रेट भी आपको मेंशन करना है और टोटल भी करना है। फॉर एग्जांपल, ये भाई हमने पेन भेजे, 10 रुपये का एक पेन था और हमने 100 पेन भेजे, तो उसके हिसाब से कितना हुआ? 1000 रुपये।
तो 10 रुपीज़ पर पेन भी हमको मेंशन करना पड़ेगा और 1000 भी मेंशन करना पड़ेगा, दोनों। और जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यापारिक छूट, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा 2 तरह की छूट होती है, एक व्यापारिक छूट और एक नगद छूट, ठीक है। यानी कि एक तो हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कौन सा हुआ आपका कैश डिस्काउंट। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये बीजक में मेंशन नहीं होता है, ठीक। हो सकता है क्वेश्चन में आपको दिया हो, लेकिन आपको इसमें से इसे बीजक में से नहीं घटाना है, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे घटाना है। वैसे 2 टर्म आपके लिए बिल्कुल नए नहीं हैं, पुराने हैं। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग इसे अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आपने वहाँ जनरल एंट्रीज के दौरान किया होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी घटा देते हैं और कैश डिस्काउंट की एंट्री जनरल में होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री यहाँ होगी, बीजक में उसे शो किया जाएगा और कैश डिस्काउंट नहीं दिखाया जाएगा। कारण इसके पीछे क्या है, देखिए मैं आपसे कहा था कि बीजक किस माल के लिए बनाया जाता है जो उधार में बेचा गया, और कैश डिस्काउंट उस पेमेंट के लिए दिया जाता है जो नगद में किया जाए, ठीक। तो विक्रेता द्वारा कुछ शर्त मेंशन कर दी जाती है। अगर आप नगद में पेमेंट कर देते हैं, यानी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, 10 दिन के अंदर कर देते हैं, हफ्ते भर के अंदर करते हैं, हम आपको इतना डिस्काउंट और दे देंगे। तो जब तक वो पेमेंट आएगा नहीं तब तक वो डिस्काउंट नहीं होगा। तो उस डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, जो हम उनको पेमेंट की रसीद देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हमें केवल क्या मेंशन करना है, ट्रेड डिस्काउंट करना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है, ग्राहक के कहने से किए गए व्यय, ठीक। अभी हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। क्रेता और विक्रेता के बीच में जो भी तय होता है, क्रेता कहता है अभी सारे खर्चे आप कर दीजिए, बिल में लगा के भेज दीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, जैसे कि भाड़ा हुआ, पैकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ग्राहक से प्राप्त कुल पेशगी राशि, अगर कुछ एडवांस मिला है तो उसको रिड्यूस करके घटाकर उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो बाकी बकाया जो है वही भिजवा दीजिए। ग्राहक से प्राप्त कुल राशि, यानी जो भी पैसा प्राप्त होना बाकी है। इसके अलावा माल बेचने का ढंग, कैसे माल बेचा जाएगा, बिल्टी कैसे भेजी जाएगी। बिल्टी के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप उसको वॉच कर लीजिए। बंडलों पर पड़े हुए चिन्ह, जिस जो हमने बात की थी ना मार्किंग, तो मार्किंग के बारे में यहाँ जानकारी होगी। विक्रय माल का अलग अलग मूल्य एवं कुल मूल्य, जो भी माल हमने बेचा है उसका अलग अलग भी होगा, टोटल भी होगा। और लास्ट में हम मेंशन करते हैं भूल चूक लेनी देनी, इंग्लिश में बोले तो एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। कहने का मतलब ये कि अगर हमसे हिसाब किताब में कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। विक्रेता के हस्ताक्षर उसके पास भेजने वाले के साइन होंगे, ठीक। मुख्य रूप से बीजक में माल की मात्रा, किस्म, मूल्य, माल पर किए गए व्यय, बट्टा आदि का लेखा होता है। मेन रूप से यही सारी डिटेल होती है जो हमने डिस्कस की, ठीक है ना। एक और बात यहाँ पर मेंशन की हुई है कि जो हमारा विक्रेता है, अब इसके पास से तो ये बीजक जाता है, तो ये इसको क्या नाम दे देता है, आउटवार्ड इनवॉइस, यानी कि जावक बीजक। और क्रेता के पास ये आता है तो ये इसे नाम क्या दे देता है, इनवार्ड इनवॉइस, यानी कि आवक बीजक। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, आवक भी है और जावक भी, ठीक है। और ये मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ कि इसकी 2 कॉपीज़ बनानी होती हैं। जो विक्रेता होगा इसकी 2 कॉपीज़ बनाएगा, ओरिजिनल अपने पास नहीं रखेगा, ओरिजिनल ये भेज देगा क्रेता के पास, क्योंकि मेन उसको उसकी ज़रूरत है। ये केवल अपने पास क्या रखेगा, फोटोकॉपी रखेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि बीजक बनाने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए फ़ायदे दोनों पक्षों को, क्रेता को भी और विक्रेता को भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेता के लिए। क्रेता के लिए क्या फ़ायदा है, देखिए बीजक से उसको पता चल जाता है कि भाई मैंने जो ऑर्डर भेजा था, ठीक है, और जो मेरे पास इनवॉइस आई है वो प्रॉपर मैच है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ऑल ओके। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ है तो उसे इससे जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। और क्या इसका फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको सारे माल की डिटेल्स मिल जाती है कि भाई कितना माल मेरे पास आया है, हर एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलरली प्राइस को पता चल जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि भाई हमने 50 जोड़ी शूज़ खरीदे, तो एक जोड़े का प्राइस क्या है वो उसको पता लग जाएगा। वो फिर क्योंकि उसे तो एक एक करके बेचना है, उस हिसाब से फिर वो अपना मुनाफा ऐड करके उसका प्राइस तय कर सकता है, उसका सेलिंग प्राइस तय कर सकता है, तो उसको वो भी मदद मिलती है। और भी कुछ फ़ायदे होंगे, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। बीजक की सहायता से क्रेता वस्तुओं का ठीक ठीक विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकता है। जो मैंने आपसे बात कही है अभी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना।
और उसको ये पता चल जाता है कि भाई मुझे कितना पैसा चुकाना है, क्योंकि उसको जाके बिल्टी से माल छुड़वाना है। तो जब तक उसे पता नहीं होगा कितना पैसा देना है, कई बार क्या होता है कि पहले से ही उनको पेमेंट करना होता है, ठीक, तो उस केस में उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो ये फ़ायदे हुए। और देखिए और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो बीजक है अगर माल पहुंचने से पहले हो गया तो उसको पहले से ही डिटेल्स मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले से ही सेलिंग प्राइस तय कर लेगा और हो सकता है कुछ लोगों से डीलिंग भी कर लेगा, भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा पॉइंट तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने आदेश से उसका मिलान करता है, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत संपर्क कर सकता है। बीजक की सहायता से वह अपनी क्रय पुस्तक लिखता है, क्योंकि इसके लिए जिन बातों की जानकारी आवश्यक है वे बीजक से मालूम हो जाती है। ठीक, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्रय पुस्तक लिखना। परचेज बुक, आपने 11th स्टैंडर्ड में जर्नल सीखा था। जर्नल के साथ उसकी कुछ सहायक पुस्तकें भी थी, जिसमें से क्रय पुस्तक भी एक सहायक पुस्तक थी। तो क्रय पुस्तक में मोस्टली जो डिटेल होती है वो इनवॉइस से कॉपी पेस्ट ही की जाती है। तो अगर इनवॉइस उसको मिलता है तो क्रय पुस्तक में उसको एंट्री करने में आसानी होती है। ठीक, तो ये उसके लिए फ़ायदा हो गया। ठीक, एक पॉइंट इसको ये भी पता चल जाता है बीजक से कि भाई माल किस तरीके से भेजा गया था और इसका भुगतान कैसे करना है वगैरह वगैरह, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है। बीजक माल बेचने का प्रमाण है। ठीक, ये वैसे पॉइंट विक्रेता का है, लेकिन ये कह सकता है कि मैंने माल खरीदा है। ठीक है, इसके पास सबूत है, कहते हैं ना हम, सबूत क्या है, सबूत। तो कभी भी अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति इससे कहता है क्रेता से कि भाई आपके पास ये माल आया कहाँ से, तो इसके पास ये जो हमारा बीजक है यही सबूत का काम करता है कि भाई मेरे पास माल यहाँ से आया है, इस व्यक्ति से लिया है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए माल में कुछ गड़बड़ होती भी है तो इसकी जिम्मेदारी से ये बच सकता है। हालांकि ये बेचता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसकी भी होती है, लेकिन अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ डिफ़ॉल्ट है तो वो ये जिसको बेचेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन ये किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, जिसने इसे बेचा है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं सबूत के तौर पे काम आता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रेता के लिए। विक्रेता के लिए क्या फ़ायदा है भाई, विक्रेता के लिए भी ये सबूत का काम करता है कि मैंने माल जो है इस व्यक्ति को बेच दिया है। ठीक है, और पूरी डिटेल्स फ्यूचर में भी कभी देखी जा सकती है। अगर पेमेंट, क्योंकि कई बार लेट होता है, तो उसमें अगर गड़बड़ हो तो बीजक की सहायता से मिलान किया जा सकता है, तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बीजक विक्रेता के लिए भी उपयोगी होता है क्योंकि वह उसकी सहायता से बिक्री खातों में प्रविष्टि कर सकता है। यही नहीं, बीजक की नकल भेजे गए माल की किस्म, मात्रा, कीमत आदि के संबंध में प्रमाण पत्र काम करती है। तो वही बात यहाँ पे आ गई। और एक और पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से हमारा जो क्रेता है वो परचेज बुक मेंटेन करता है, वो सेल्स बुक भी मेंटेन करता है, उसी तरीके से जो हमारा विक्रेता है भाई ये भी तो एक व्यापारी है। ठीक, ये भी अपने यहाँ पे सेल्स बुक मेंटेन करेगा। तो सेल्स बुक में जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ से लेगा, वो इनवॉइस से लेगा। तो इनवॉइस कहीं ना कहीं हेल्प करेगी इसको सेल्स बुक, यानी कि जो हमारी विक्रय पुस्तक है उसको बनाने में, उसमें एंट्री करने में। ठीक, ये भी यहाँ पे उपयोगी है। ठीक है, चलिए खैर, तो ये तो रहा कि क्या फ़ायदे हैं बीजक के क्रेता के लिए और विक्रेता के लिए। अब बात कर लेते हैं बीजक के प्रकार की। ठीक है, तो देखिए बीजक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ आपका साधारण और दूसरा हुआ आपका सूचनार्थ। साधारण बीजक को हम अंग्रेजी में ऑर्डिनरी इनवॉइस कहते हैं और सूचनार्थ को हम कहते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम जो बातचीत कर रहे थे बीजक के तर्ज पे, वो किसके बारे में बात कर रहे थे, साधारण इनवॉइस। जब तक कि कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं किया जाता तो हम बीजक का तात्पर्य किससे समझेंगे, साधारण बीजक से। याद रहेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सूचनार्थ बीजक की बात है तो स्पेशली मेंशन होगा कि भाई ये सूचनार्थ बीजक है। इसे क्या कहेंगे हम, प्रोफोर्मा इनवॉइस। अब ये होता क्या है, देखिए अभी हमने जो आपको परिभाषा बताई उसके तहत ये सारी बात आ गई, यानी कि जो भी हमने कुछ आपको बताया इट वाज ऑल अबाउट ऑर्डिनरी इनवॉइस, यानी कि साधारण बीजक। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सूचनार्थ बीजक के बारे में। तो सूचनार्थ बीजक क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि भाई ये हमारा क्रेता है और ये हमारा विक्रेता है। ठीक है, अब क्रेता ने इसको ऑर्डर दिया
ऑर्डर देने के बाद अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अब इसको चाहिए कुछ पैसे, इसको कुछ पैसे की ज़रूरत है एडवांस के तौर पे। ठीक, अब ये पूछेगा इससे क्रेता कि भाई मैं कितना एडवांस दे दूँ आपको। ओके, अब विक्रेता मन में आएगा तो कुछ भी थोड़ी बोल देगा, इसको भी अपना हिसाब किताब देखना। देखिए, हर व्यापारी का अपना अपना व्यापार चलाने का कुछ अनुभव होता है, कुछ उसके पास क्षमता होती है। जैसे कि व्यवसाय में एक टर्म आता है कार्यशील पूंजी, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि अपने पास हमें कितना कैश रखना है, कितनी कार्यशील पूंजी रखनी है जिससे कि हम रोटेशन घुमा सकें। ठीक है, तो अब कुछ तो ये अपने पास से लगा सकता है, लेकिन कितना इसे और एडवांस में चाहिए और दूसरा सिक्योरिटी में भी देखना है। तो इसकी एस्टिमेशन तभी लग पाएगी जब आप ये तय करें कि कितनी कॉस्ट का माल जो विक्रेता है वो क्रेता को सप्लाई करने वाला है। तो वो क्या करता है, इसकी एस्टिमेशन के लिए एक प्रोफोर्मा के रूप में बीजक बनाता है। ये फाइनल बीजक नहीं होता है, ये उसका क्या है, एक प्रोफोर्मा है। इसमें कुछ चेंजेस बाद में हो सकते हैं, बट इसको आप कह सकते हैं सही भाषा में कि एक अनुमानित बीजक बनाया जाता है, एक एस्टीमेट बनाया जाता है। ठीक है, कि भाई एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाता है कि भाई इतना इतना रेट हो जाएगा और उसके हिसाब से आप हमें इतना पेमेंट भेज दीजिए। ठीक है ना, तो ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए ये वाला इनवॉइस कई बार क्रेता के पास भेजा जाता है, क्योंकि क्रेता पूछता है कि आप किस किस हिसाब से प्राइस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आप ज़रा बना के हमको भेजिए, अपना प्रोफोर्मा बना के भेजिए, आपका बिल कैसा होगा। ठीक है, उसको अगर कुछ कमी लगेगी, कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो वो क्रेता जो है विक्रेता से कह देगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एक तो ये फाइनल बीजक नहीं है, ठीक, दूसरा ये किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सेल से पहले होता है, यानी कि अभी माल विक्रेता ने बेचा नहीं है। ठीक है ना, और ना ही उसे पैसा मिला है। ठीक, यानी एडवांस से भी पहले और सेल से भी पहले जो बीजक तैयार करके सूचना के लिए भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, सूचनार्थ बीजक कहलाता है। इतनी सी बात है। ठीक है ना, और ये कोई प्रमाण भी नहीं है। ठीक है, केवल जानकारी के लिए भेजा जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, सूचनार्थ बीजक से तात्पर्य उस बीजक से है जो किसी भावी ग्राहक को इस उद्देश्य से भेजा जाता है कि यदि वे माल खरीदे तो उसे मूल्य व्ययों के हेतु कुल कितनी धनराशि अनुमानित चुकानी पड़ेगी। चूंकि यह बीजक केवल सूचना के लिए भेजा जाता है, अतः इसे सूचनार्थ अथवा कच्चा बीजक भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम आ गया आपके सामने, कच्चा बीजक। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी इनवॉइस एंड प्रोफोर्मा इनवॉइस, अर्थात साधारण बीजक एवं सूचनार्थ बीजक में क्या अंतर है। तो अभी मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। बनाने का समय, अब आपको पता है कि भाई ये वाला बीजक बनाया जाएगा सेल के बाद और ये बनेगा सेल के पहले। व्यय की बात करें तो भाई देखिए, इसमें तो सारे व्यय एक्चुअल होंगे, वास्तविक, और इसमें सब अनुमान पे होंगे, क्योंकि जब खर्चे हुए ही नहीं हैं तो उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना, अनुमान। एक्चुअल में जो चीज़ होती है वो होने के बाद पता चलती है। अग्रिम राशि, ठीक है, तो ये अग्रिम राशि जो को जाहिर सी बात है जो फाइनल वाला बीजक है, अगर हमने कुछ एडवांस दिया है तो उसे घटा कर दिखाया जाएगा। और यहाँ पे तो भाई ये अग्रिम राशि के उद्देश्य से बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बताया एडवांस के लिए बनाया जाता है। बिल्टी नंबर, भाई इसमें तो बिल्टी नंबर होगा। अब यहाँ तो माल भेजा ही नहीं गया तो बिल्टी नंबर की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है, प्रयोग की बात करें तो भाई इसका प्रयोग क्रेता द्वारा किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। इसका प्रयोग क्रेता, चुंगी, अधिकारी, एजेंट आदि के द्वारा किया जाता है। सब कर सकते हैं बनाने के लिए, एक एस्टीमेट बना के कोई भी भेज सकता है। ठीक है, इसके अलावा भूल चूक लेनी देनी, भाई इसमें तो लिखा जाता है कि फाइनल तौर पे भेज रहे हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सब लिखने की, क्योंकि ये फाइनल एक्चुअल है नहीं, इट इज़ देयर ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्रेता को माल की सुपुर्दगी लेने की सलाह देना है, बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य क्या है, माल का अनुमानित मूल्य बताना, एक अंदाज़ा जो है माल का इतना प्राइस बैठेगा अंदाज़न। ठीक है, क्रय विक्रय का प्रमाण पत्र, तो ये तो भाई पक्का प्रमाण पत्र होता है, और ये कोई पक्का प्रमाण पत्र नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विक्रेता के हस्ताक्षर, भाई यहाँ तो विक्रेता के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा इसके बारे में डिफरेंस। ठीक है ना, अब आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये तो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसकी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सूचनार्थ बीजक की। जो साधारण बीजक है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें सीखना पड़ेगा ये कैसे बनाया जाता है। तो हम इसका एक उदाहरण समझेंगे आज के इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इसको कैसे बनाएं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना,
बट उससे पहले इसके सूचनार्थ बीजक से संबंधित कुछ जानकारी हमें पढ़ना ज़रूरी है और कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिसके मीनिंग जानना हमें बहुत ज़रूरी है बीजक बनाने से पहले। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सूचनार्थ बीजक का जो उपयोग बताया है, इसका क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है। तो देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं सारे पॉइंट्स, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। जब माल ग्राहक के पास रखने या लौटाने के आधार पर भेजा जाता है तो उसके लिए हो जाता है प्रोफोर्मा, क्योंकि सेल फाइनल हुई नहीं है, ठीक, तो उस आधार पे हमने एक एस्टिमेशन कॉस्ट भेज दी, जो सेल होगी तो उसके लिए फिर एक्चुअल इनवॉइस हम बना देंगे। नेक्स्ट है, जबकि विक्रेता माल के मूल्य का पूरा भुगतान हो जाने पर माल भेजना चाहता हो, वह सूचनार्थ बीजक बनाकर और उस पर माल भेजने के लिए भुगतान की प्रतीक्षा लेकर भेज सकता है। ये भी हो सकता है विक्रेता चाह रहा है कि भाई आप मुझे टोटल पेमेंट कर देंगे तभी मैं आपको माल भेजूंगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, आपको प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के भेज देगा, वही पेमेंट कर दीजिए और आप जो है उसके बाद फाइनल इनवॉइस भी ले जाइए और माल भी ले जाइए, ठीक है। जब विक्रेता किसी एजेंट को माल भेजता है और यह चाहता है कि विक्रय मूल्य निश्चित करने में एजेंट को आसानी हो सके, उसके लिए उसे सूचनार्थ बीजक बनाकर भेजा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, जो हमारा विक्रेता है वो डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता, वो क्रेता से किसके थ्रू डीलिंग करता है, एजेंट के थ्रू, ठीक है ना। क्रेता भी किससे संपर्क करेगा, एजेंट से करेगा, वो विक्रेता को जानता भी नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा, विक्रेता के पास ऑर्डर आया, कौन ऑर्डर देगा, इसको एजेंट देगा, किसके बिहाफ पे देगा, क्रेता के बिहाफ पे। तो विक्रेता जो इसको माल भेजेगा तो उसके लिए वो क्या बना के भेजता है, उसको प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के भेज देता है, ठीक है, और इसको माल भेज दिया गया। अब ये जो माल इसको बेचेगा तो ये क्या बना के भेजेगा, ये हमारे लिए ये हमारा जो ऑर्डिनरी वाला हमने पढ़ा था, ऑर्डिनरी इनवॉइस, वो बना के भेज देगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपको अच्छे समझा दूं कि ये है हमारा सेलर, ये है हमारा एजेंट और ये है हमारा बायर, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, बायर ने ऑर्डर किसको दिया, एजेंट को दिया, ठीक। इस ऑर्डर को एजेंट ने किसको दे दिया, सेलर को दे दिया, ठीक है ना, के बिहाफ पे। अब सेलर ने इसको जो है क्या बना के भेज दिया, सूचनार्थ बीजक, और माल भी भेज दिया। भाई ये तो एजेंट इसी का है, अपना कमीशन काट के पैसा ये इसी को देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, ये इसको माल भेजेगा और साथ साथ क्या भेजेगा, हमारा जो साधारण बीजक है वो भेज देगा, ठीक है ना। अब जैसे इसके पास पेमेंट आ जाएगा, ये क्या करेगा, इसको भुगतान करेगा, ये अपना कमीशन काटेगा और भुगतान का पैसा इधर दे देगा। तो ये इनके बीच में इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोफोर्मा इनवॉइस यानी कि सूचनार्थ बीजक, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, विदेशों को माल भेजने से पहले सूचनार्थ बीजक भेजने से क्रेता या उसकी प्रतिनिधि आयात कर सुविधा से हो सकता है। ये भी वही बात है, विदेशों में माल भेजना है तो भी आपको एजेंट के थ्रू भेजना पड़ेगा। क्रेता से कुछ धनराशि अग्रिम पाने की इच्छा से विक्रेता उसको कच्चा बीजक बनाएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं एडवांस लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, बीजक के विभिन्न मूल्य, इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है लोको प्राइस यानी कि स्थानीय मूल्य। देखिए मैं आपको अंग्रेजी के टर्म साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों क्लियर होना चाहिए। अब देखिए एक बात, इन सारे प्राइसेस को, सारे मूल्यों को समझने से पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये है हमारा विक्रेता और ये है हमारा क्रेता, और इन दोनों के बीच में जो संबंध किसके थ्रू जुड़ेगा, वो जुड़ेगा माल के थ्रू, ठीक है ना। तो जो विक्रेता है वो इससे दो चीज़ वसूलेगा, एक तो जो इसकी लागत है प्लस उस पर कुछ लाभ कमाएगा। इसके अलावा लागत मतलब इस माल की जो लागत है, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कुछ भी व्यय होते हैं तो वो व्यय वो किससे वसूलेगा, किसको पे करने पड़ेंगे, क्रेता को पे करने पड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि क्रेता इसे अपनी जेब से डायरेक्टली पे कर दे या फिर पहले विक्रेता इसको पे करे और फिर बाद में क्रेता उसको चुकाए। कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण लेते हैं कि लागत प्लस लाभ करके विक्रेता का जो बिल था वो बैठा 1,20,000 रुपये का, ठीक है ना। अब उसने माल भिजवाया, उसमें लागत लगी भिजवाने में, भाड़ा लगा, इंश्योरेंस लगा, वो सब कुछ जोड़ के 50,000 का खर्चा और आ गया। तो अब अगर ये बिल बना के भेजता है तो कितने का हो गया, 1,70,000 का, ठीक है ना।
तो अब देखें 1,20,000 भी किसे देने हैं, क्रेता को ही देने हैं, और ये 50,000 भी किसे देने हैं, क्रेता को ही देने हैं। अब केवल विक्रेता के पास चॉइस है वो बिल 1,70,000 का बनाए या 1,20,000 का बनाए। ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे आप। तो ये केवल उसी को दर्शाने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विक्रेता इसमें कुछ पे करेगा। विक्रेता कुछ पे नहीं करेगा, विक्रेता को जो पे करना था वो कर चुका, लागत उसकी लग चुकी है। अब उसे लाभ लेना है और इसके अलावा जो भी व्यय होंगे एडिशनल, उसका भुगतान कौन करेगा, क्रेता करेगा। ठीक है ना। अब बस शर्त यह है कि वो बिल में शामिल करके बेचता है तो भाई क्रेता उसे बाद में देगा, पहले विक्रेता को पे करना पड़ जाएगा। जैसे रेलवे से मान लीजिए उसने माल भिजवाया, तो माल भिजवाया तो उसे तो पेमेंट करना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, तो विक्रेता कर देगा और बाद में क्रेता से वसूल लेगा। ठीक, तो बिल में शामिल होना नहीं होना, बस इसके लिए ये सारे मूल्य तय किए गए। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए स्थानीय मूल्य के बारे में समझिए। स्थानीय मूल्य में कोई भी खर्चा शामिल नहीं होता है, सभी खर्चा क्रेता को करने होते हैं। यानी कि हम केवल लाभ प्लस लागत उसी के अनुसार हम अपना बिल बना देंगे, उसमें कोई भी हम एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करेंगे, यानी कोई भी व्यय नहीं होगा ऐड। ठीक है, भाड़ा, बीमा, ठीक है, लोडिंग के चार्जेस जैसे हम लदाई व्यय कहते हैं, कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा वाला, एट स्टेशन प्राइस, यानी कि स्टेशन मूल्य। इसके बारे में क्या दिया हुआ है, देखिए इस मूल्य के वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त माल को स्टेशन तक पहुंचाने के खर्चे भी शामिल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसमें और चीज़ क्या आ गई, देखिए मैं आपको और क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्थानीय मूल्य का मतलब क्या है, केवल माल का मूल्य मेंशन होगा। स्टेशन मूल्य में क्या आ जाएगा, माल का मूल्य प्लस स्टेशन तक के व्यय। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। रेल पर लदाई मूल्य, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में करते हैं फ्री ऑन रेल। ठीक है ना, क्या मतलब है इसका, इस प्रकार के मूल्य बीजक में वस्तु के मूल्य में लादने के व्यय को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक, यानी कि स्टेशन पहुंचाने तक के थे, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इसको हम लिख देते हैं रेल पर लदाई मूल्य। तो इसमें क्या आ गया भाई, एक तो माल का मूल्य आया, ठीक, प्लस उसमें स्टेशन तक के व्यय आ गए, प्लस इसके अंदर लदाई व्यय भी आ गए। अब आप कहेंगे लदाई व्यय क्या होता है। लदाई व्यय ये होता है कि जब आपका ढेर सारा माल होता है और उसे आपको रेलवे की बोगी में चढ़ाना है तो उसके लिए लेबर लगती है। जिस तरीके से कई बार आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो अगर आपके पास ढेर सारा सामान है और आप चढ़ नहीं पा रहे हैं तो आपको कुल्ली की ज़रूरत पड़ती है और कुल्ली आपसे पैसा चार्ज करता है। उसी तरीके से सामान को रेल में लदवाने के लिए लेबर लगेगी और उसका कॉस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा मूल्य व भाड़ा बीजक, कॉस्ट एंड फ्रेट इनवॉइस कहते हैं इसे अंग्रेजी में, हिंदी में हम लिख देते हैं इसको मूल्य व भाड़ा। तो मूल्य व भाड़ा बीजक मूल्य लिख देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, एक तो माल का मूल्य आएगा, ठीक, प्लस आपका क्या आ जाएगा, इसमें जो पुराने सब आ जाएंगे। ठीक है ना, देखिए इसमें सब दिए हुए हैं, यानी आपका भाड़ा जब हमने लिख दिया तो उसमें सब आ गया। ठीक, क्या क्या आ गया देखिए पढ़ लेते हैं। इसमें पैकिंग व्यय आ गया आपका, लदाई व्यय भी आ गया, रेल भाड़ा भी आ गया। ठीक, अभी तक इसमें रेल भाड़ा नहीं था, लोड तक करना था, अब लोड भी शामिल हो गया, भाड़ा भी शामिल हो गया, यानी कि ये दोनों तो शामिल हैं ही, प्लस भाड़ा भी आ गया। ठीक है, और बात करते हैं अगला क्या दिया हुआ है, कॉस्ट फ्रेट एंड इंश्योरेंस। में एक चीज़ और बढ़ गई, इसमें क्या बढ़ गया भाई, इसमें प्लस इंश्योरेंस और हो गया, इंश्योरेंस यानी कि बीमा। क्लियर हो गया आपको, वो तो नाम से क्लियर हो रहा है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक, और हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रैंको इनवॉइस, इसको लिख देते हैं सर्व व्यय मुक्त, यानी कि अब देखिए इसमें क्या है, सर्व व्यय मुक्त यानी कि क्रेता को कुछ नहीं देना, केवल बिल का पैसा देना है। ठीक है, क्रेता के गोदाम तक पहुंचाने के व्यय, यानी कि गोदाम तक माल पहुंचाना है उस तक के खर्चे, तो उसके अंदर ये सब आ गया, यानी माल का मूल्य भी आ गया, स्टेशन तक के व्यय भी आ गए, लदाई व्यय भी आ गए, भाड़ा भी आ गया और आपका बीमा भी आ गया, और उसके अलावा भी अगर कुछ भाड़ा होगा जो दूसरे शहर में देना पड़ेगा वो भी आ गया। ठीक है, तो फ्रैंक टू प्राइस, तो इनके अर्थ आप याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 1-2 टर्म और इम्पॉर्टेंट है,
व्यापारिक कटौती और नकद कटौती। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। व्यापारिक कटौती जो है वो किसी भी वस्तु पे दी जाती है और इसे बीजक में घटाकर लिखा जाता है, और नगद कटौती केवल इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि विक्रेता को जल्द से जल्द नगद में पैसा प्राप्त हो जाए। उसके लिए शर्त लगा देता है कुछ दिनों के अंदर पेमेंट या तुरंत भुगतान, और इसको हम बीजक में केवल शर्त के तौर पे मेंशन करते हैं, घटाते नहीं हैं, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा घटाएंगे कैसे। इसको कब घटाया जाएगा, जब हमें पैसा मिलेगा और उसके लिए जो हम रसीद बनाएंगे उसमें से घटाया जाएगा, और इसकी एंट्री जनरल एंट्रीज में की जाएगी। ठीक है ना, वही सब इसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए, तो अब हमने अच्छे तरीके से सारे मूल्यों को समझ लिया है। अब हम बीजक का उदाहरण समझते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए फटाफट से इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैसर संजीव ब्रदर्स वाराणसी ने इलाहाबाद की लोकप्रिय क्लॉथ हाउस को निम्नलिखित माल बेचा। ठीक है भाई, ये तो हमारा विक्रेता हो गया, विक्रेता का नाम आ गया। ठीक, 30 दर्जन पलंग की चादरें दर 60 रुपये प्रति चादर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ दर्जन दिया हुआ है और यहाँ प्रति चादर दिया हुआ, यही सब ध्यान देने वाली बातें हैं। 150 मेजपोश 40 प्रति मेजपोश, यहाँ पे दर्जन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 250 तौलिए दर 30 रुपये प्रति तौलिए, 100 बड़े तौलिए दर 50 रुपये प्रति तौलिए। विक्रेता ने निम्नलिखित व्यय माल भेजने के संबंध में किए। ये व्यय आ गए, पैकिंग व्यय हुआ, गाड़ी भाड़ा हुआ, रेल भाड़ा हुआ, बीमा हुआ। विक्रेता को 10% व्यापारिक छूट दी गई। 1 माह के अंदर भुगतान करने पर 1% नगद छूट का आश्वासन दिया गया। उपयुक्त वर्णित विवरणों के आधार पर एक बीजक तैयार कीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक शर्त के रूप में होता है और इसमें कुछ समय दिया जाता है कि अगर इस समय अंतराल के अंदर भुगतान कर देंगे तो आपको इतनी छूट और दे दी जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाया। सबसे ऊपर आपने हेडिंग डाल दी बीजक, यहाँ पे लिख दिया आपने संजीव ब्रदर्स। अब संजीव ब्रदर्स कौन है भाई, ये है हमारा कौन, विक्रेता, क्योंकि विक्रेता के यहाँ का बिल है तो वो अपना नाम लिख देगा। ठीक है, और ये विक्रेता का क्या हो गया, तार का पता लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए और एड्रेस यहाँ आ गया, और नीचे क्या आ गई, तारीख। ये आपका पता हो गया, किसका, विक्रेता का पता, और ये तारीख हो गई। तारीख कौन सी, जिस डेट पे ये बनेगा या भेजा जाएगा। ठीक है, बीजक संख्या, अब यहाँ पे ये अपने रिकॉर्ड के लिए हुई, इनका बीजक संख्या होगी, पहले से होगा। ये आदेश संख्या होगी, जो क्रेता ने आदेश दिया होगा। ठीक, क्रेता का आदेश, उसमें संख्या होगी, वो डाल दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये किसका नाम आ गया, ये आ गया भाई क्रेता का नाम। ये हमारा क्रेता है, लोकप्रिय क्लॉथ हाउस इलाहाबाद में। देखिए यहाँ शर्त के रूप में मेंशन किया गया, 1 माह के अंदर भुगतान करने पर 1% नगद छूट दी जाएगी, लेकिन इसको घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक पैसा मिलेगा नहीं तब तक ये छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, कॉलम बना लिया। ये जो धनराशि वाले कॉलम अपनी सुविधा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जितने की आपको आवश्यकता पड़ रही है, 2 कॉलम 3 कॉलम। जनरली एक कॉलम आपने मात्रा का बनाया, एक विवरण का बनाया, एक दर का बनाया। ये 2 से 3 हम बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो यहाँ पे वैसे 2 कॉलम में काम हो जाता है। ठीक, 30 दर्जन, 30 दर्जन मतलब 30 × 12, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। ठीक है, ये कितने हो गए भाई, ये 360 हो गए। ठीक है, अब 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 60 से। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें, 21,600, क्योंकि 60 रुपये प्रति चादर, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद 150 मेजपोश, ये दर्जन नहीं है तो डायरेक्टली हम 150 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 40 से, 6000 आ गया भाई। उसके बाद 250 तौलिए हैं तो 250 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 30 से, क्या आ गया भाई, 7500 आ गया। 100 बड़े तौलिए, 100 का मल्टीप्लाई 50 से हो गया, कितना आ गया, 5000 आ गया। इस सबको टोटल किया तो कितना आ गया, 40,100। अब इसमें से जो हमें कंडीशन दी गई थी क्या, कि 10% व्यापारिक छूट, मैंने आपको बताया था व्यापारिक छूट घटाई जाएगी, तो ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में व्यापारिक छूट दी है तो घटाई जाएगी। अब हमने लिखा घटाओ व्यापारिक छूट, 10% यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 4010 बैठा, उसे घटाया तो कितना आ गया, ये अगले कॉलम में लिख दिया हमने, 36,090 रुपये। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ेंगे। अब गलती आप ये कर सकते हैं कि अगर 40,100 में सारे व्यय पहले जोड़ देंगे तो उसके बाद डिस्काउंट निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये खर्चे विक्रेता के नहीं है, ये क्रेता को भी बेयर करने हैं, तो विक्रेता इस पर डिस्काउंट क्यों देगा। ठीक है ना, विक्रेता तो अपने माल पर डिस्काउंट देगा, इसलिए तो ध्यान रखिएगा। अब ये एज इट इज जोड़े जाएंगे। व्यय कितना हुआ भाई,
पैकिंग वे हो गया 80 रुपये, गाड़ी भाड़ा 100 रुपये, रेल भाड़ा 150 रुपये और बीमा 50 रुपये। टोटल खर्चा कितना होगा 380 इसने जोड़ दिए और जोड़ने के बाद क्या आ गया 36,470 रुपये आ गया। 36,470 रुपये आ गया। याद रखिएगा यहाँ पे ये घटाया था और ये जोड़ना था। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं, ध्यान देना है आपको। 36,470, ठीक है, योग लिख दिया हमने। यहाँ हमें लिखना होगा भूल चूक लेनी देनी, और जो भी मैंने आपको बताया था माल कैसे भेजा जा रहा है, माल सवारी गाड़ी से भेजा, बिल्टी नंबर डाल दिया उसका, ठीक है, इलाहाबाद बैंक की मार्फत, यानी कि बैंक में आपको डिपॉजिट कर देना है इलाहाबाद बैंक में हमारा पैसा, संजीव ब्रदर्स की ओर से। कौन है ये? विक्रेता है हमारा, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति ऑथराइज पर्सन भेज रहा है वो अपने सिग्नेचर करेगा, उसका नाम लिखा रहेगा, उसके सिग्नेचर होंगे। तो ये रहता है आपका बीजक बनाने का तरीका, ठीक है ना। अगली क्लास में हम अच्छे से देखेंगे कि बीजक कैसे बनाया जाता है। एक बीजक हम बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।